चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का तीसरा लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो अभी ये विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है, इसकी अपन परिभाषा पढ़ते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक की यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या इसमें क्या बताएगा कि जो यह अभिक्रिया में क्या होता है, जिसमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक की यौगिक दूसरे अभिकर्मक के यौगिक से दूसरे तत्वों को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी इसका मतलब ये है, मान लीजिए एक अभिकर्मक तत्व क्या है, एफ, ये पहला, ये मान लीजिए पहला है, फर्स्ट ए है, ठीक है। दूसरा अभिकर्मक तत्व क्या है, दूसरा अभिकर्मक तत्व या यौगिक क्या है अपना, ए बी, ठीक है, कॉपर सल्फेट। तो ये दोनों, ए अपना आयरन है और ये अपना कॉपर सल्फेट है, दूसरा अभिकर्मक तत्व। तो ये क्या करता है कि पहला जो अभिकर्मक तत्व यानी जो एफ है वह दूसरे अभिकर्मक तत्व के एक तत्व से या किसी भी क्या होता है दूसरे से क्या करता है, विस्थापन कर लेता है। यानी दूसरे तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित। यानी जो ये एफ तत्व है वो क्या कर देता है, ये जो दूसरा अभिकर्मक तत्व है उससे क्या करता है, उसके एक तत्व से क्या कर देता है, विस्थापन। विस्थापित आने उसका जगह स्थान ले लेता है। यानी जो एफ है वो किसकी जगह चला जाएगा, Cu यानी कॉपर की जगह चला जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, जो Fe है ये कॉपर की जगह चला गया, तो ये कॉपर क्या हो गया, इस दूसरे तत्व से बाहर निकल गया और ये जो Fe है वो क्या दूसरे अभिकर्मक तत्व में क्या हो गया, जुड़ गया। यानी आप समझ सकते हैं ना, Fe क्या हुआ दूसरे, इसका मतलब ये है कि जो एक पहला अभिकर्मक तत्व है वह दूसरे अभिकर्मक यौगिक से क्या करता है, उसके एक तत्व से क्या कर लेता है, विस्थापन कर लेता है। तो ये Fe ने किसका स्थान ले लिया, कॉपर का स्थान ले लिया और कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो क्या हुआ कि ये सल्फेट के साथ पहले कॉपर था, अब क्या आ गया है, क्या आ गया है, आयरन आ गया है अपना, ठीक है। क्या आ गया है, आयरन आ गया है और कॉपर क्या हो गया है, ये बाहर निकल गया है। चलिए दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जो जिंक है ये पहला अभिकर्मक तत्व है, वह दूसरे अभिकर्मक यौगिक के एक तत्व से क्या कर लेता है, विस्थापन कर लेता है। यानी ये किसकी जगह ले लेता है, दूसरे अभिकर्मक तत्व की जगह ले लेता है और उसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है। जैसे जिंक ने कॉपर की जगह ले ली तो ये सल्फेट के साथ जुड़ गया, क्या जिंक सल्फेट की जगह जुड़ गया, तो ये जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर की स्थान लिया, तो कॉपर की स्थान लिया तो कॉपर उठ के कहाँ चला गया, बाहर चला गया और जिंक ने इसके सल्फेट के साथ स्थान ले लिया, यानी कॉपर का स्थान ग्रहण कर लिया। आया बात समझ में आपको। अब इसके बाद अपन देखते हैं तीसरी अभिक्रिया से भी समझते हैं कि मान लीजिए पीबी है, ये क्या करेगा, पीबी क्या करेगा, दूसरे अभिकर्मक तत्व के दूसरे अभिकर्मक यौगिक के तत्व से क्या कर लेगा, विस्थापन कर लेगा। माने ये जो पीबी है वो लेड है वो किसकी जगह ले लेगा, कॉपर की जगह ले लेगा, कॉपर को बाहर कर देगा और इसकी जगह आ जाएगा। तो ये पीबी किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ आ गया ना, तो PbCl2 और ये कॉपर अलग हो गया। ये माने क्या हुआ कि पीबी ने कॉपर की जगह ले ली और ये कॉपर बाहर निकल के चला गया, ठीक है। तो ये पीबी किसकी जगह ले ली, Cu की जगह, कॉपर की जगह ले ली। आई बच्चों बात समझ में। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब आई है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, चलिए परिभाषा पढ़ते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जैसे आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा है कि उसमें क्या करता है, एक जो तत्व रहता है वह दूसरे की जगह ले लेता है। लेकिन इसका मतलब ये है, इसमें क्या होता है, जगह तो लेता है दूसरे तत्व की, लेकिन क्या होता है एक दूसरे में बदल जाते, माने आयनों में बदल जाते। मान लीजिए, चलो उदाहरण से समझते हैं कि जी Na2SO4 है और ये BaCl2 है, तो क्या करेगा, Na जो होगा वो किसकी जगह ले लेगा, बेरियम की, Ba की ले लेगा
और है ना जो ये है वो किसकी जगह ले लेगा, इसकी जगह ले लेगा Na सोडियम की। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आयनों का आदान प्रदान हुआ। मान लीजिए Na है सोडियम वो प्लस चार्ज का है, SO4 माइनस चार्ज का है। इसी प्रकार यहाँ बेरिलियम किसका है, प्लस चार्ज का है, और क्लोरीन किसका है, माइनस चार्ज का है। तो ये जो प्लस चार्ज वाले धनात्मक तत्व हैं वो एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं। माने इसमें देखो वो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है अपना है कि एक जो तत्व रहता है वो दूसरे तत्व का ग्रहण कर लेता है, और दूसरे जो जिसका जगह का मान जिस स्थान पर जाता है माने उस स्थान पर जो तत्व रहता है उसको बाहर कर देता है। जबकि इसमें ये नहीं होता, इसमें क्या होता है आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। माने दूसरे की जगह लेता तो है लेकिन दूसरे को अपनी जगह भी दे देता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, मान लीजिए इसका मतलब ये है, मान लीजिए ए तत्व है, जे क्या है, बी तत्व है, ठीक में या यौगिक है। तो ये क्या करेगा, जो ए तत्व है वो बी का स्थान ले लेगा और बी को कहेगा, ए तो मान लीजिए एक पहला घर है और एक दूसरा घर, तो ए का ये तो घर है और साथ में ये चाहता है कि हम ये वाला इसका घर भी ले ले। तो ये क्या करता है, इसका घर भी ले लेता है और इसको क्या कर देता है, बाहर भगा देता है। जब ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। जबकि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया उसमें क्या होता है, मान लीजिए ए पहला घर है, ये दूसरा घर है, तो इसमें क्या होता है जो ये वाला तत्व इसका आयन है वो कहाँ चला जाता है, इसको दूसरे के घर ले लेता है। माने इसका दूसरे का घर ले लेता है और कहता है कि भैया आप हमारे घर पे चले जाओ। इसका मतलब समझ में आया, ये कैसा व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, वो दूसरे का घर भी ये चाहता है कि मेरा घर ये तो है, ये तो रहे साथ में और दूसरा भी घर हो जाए। तो उसको क्या करता है, ये तो रखता ही साथ में और माने इसको क्या कर देता है, दूसरे पे आ जाता है और उसको दूसरे बार जिसका घर होता है उसको भगा देता है। जबकि क्या होता है इसमें, ये अच्छा व्यक्ति है, ये क्या करता है अपने घर से जाता है, उसको क्या है मान लीजिए यहाँ ऑफिस है उसका, ठीक है, तो वो क्या करता है कि यहाँ से हमें जाने में दूर पड़ता है। तो इसलिए उसने कहा कि एक काम करो, ये मान लो इसके कोई पड़ोसी मान दोस्त वगैरह होंगे, तो उसने कहा कि एक काम करो तुम मेरे घर में आ जाओ, माने मैं तुम्हारे घर में आ जाता हूँ और तुम मेरे घर में आ जाओ। इसका मतलब ये कहाँ चला जाता है, दूसरे यौगिक में चला जाता है और उससे कहता है कि तुम हमारे पास हमारे जो पुराना घर है उसमें क्या कर जाओ, आ जाओ। बच्चों आई बात समझ में कि ये हमने क्या बताया। तो इसका उदाहरण से ये कि इसके ऋणात्मक आयन तो ज्यों के त्यों रहेंगे, बस धनात्मक आयन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जो इसका धनात्मक आयन है वो दूसरे वाले अभिकर्मक तत्व यौगिक में चला जाता है और जो दूसरे अभिकर्मक यौगिक का जो ये बेरिलियम तत्व है वो किसके आ जाता है, पहले वाले के धनात्मक स्थान पर आ जाता है। आई बच्चों बात समझे, देखो ये Na किस में कहाँ चला गया, ये क्या चला गया, दूसरे अभिकर्मक यौगिक में, और ये दूसरे में जो था वो किस में आ गया, ये पहले में आ गया। आई बात बच्चों समझ में। चलिए और ये नोट पढ़ते हैं। जल में आविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। क्या, जल में आविलेय पदार्थ को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। मतलब मान लीजिए अपने पास क्या है, एक पात्र है, अपने पास क्या है, एक पात्र, उसमें क्या भरा है, जल भर दिया। मान लीजिए अपन ने क्या भर दिया, ये मान लीजिए जल भर दिया। अब इसमें एक पदार्थ मिलाया अपन ने, या कोई कंकड़ पत्थर या फिर कुछ भी मिलाया अपन ने, और ये क्या है, ये इसमें आविलेय है। आविलेय यानी माने पानी में जल में घुल नहीं रहा है। जैसे मान लो अगर अपन इसमें चौक डाल लेना तो घुल जाएगी, यदि अपन शक्कर डालें तो भी घुल जाएगी, और माने ऐसे विलेय पदार्थ डालें तो वो घुल जाएगी। लेकिन आविलेय पदार्थ क्या कहलाती है, आविलेय पदार्थ क्या कहलाते, जो जल में घुले ना, मिले ना। तो मान लीजिए अपन ने जल में पत्थर डाल दिया तो ये मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा। और जो पदार्थ ये मिलता नहीं है, माने जल में आविलेय पदार्थ जो मिलता नहीं, इसको क्या कहते हैं अपन, अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये दूसरा क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसकी परिभाषा क्या है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, नाम ही से समझ में आ रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या, अवक्षेप का निर्माण होता है। जो ये अवक्षेप जो जल में घुलता नहीं, इसका निर्माण होता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। आई बात बच्चों समझ में। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आ गया उपचयन की परिभाषा। किस चीज की परिभाषा आ गई, उपचयन की परिभाषा। तो क्या है यह परिभाषा, वह प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का संयोग व हाइड्रोजन का निष्कासन अथवा ह्रास होता है
उपचयन कहलाता है। क्या यानी माने वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का संयोग, माने ऑक्सीजन जुड़ रही हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है या निष्कासन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस क्या हो रही हो, निकल रही हो। माने इसका जो देखो प्लस है यानी जुड़ना और घटना है माने ये निकल रही हो। तो मतलब ये है कि उपचयन अभिक्रिया कब कहलाएगी, जब या तो ऑक्सीजन जुड़ रही हो या हाइड्रोजन निकल रही हो। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, उपचयन। इसको क्या कहेंगे अपन, उपचयन कहेंगे। तो उसका उदाहरण देखते हैं। देखो ये कॉपर है, उसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग, और आपको पता है संयोग, ऑक्सीजन का संयोग किसमें होता है, उपचयन में। इसलिए ऑक्सीजन का इसमें संयोग हो रहा है, मिल रही है ना आपस में कॉपर से ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कौन सी क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यानी यही बात है ना कि ऑक्सीजन प्लस यानी जुड़ रही हो और हाइड्रोजन निकल रही हो, यानी H2-। ठीक है बच्चों, अब बात आती है अपचयन की। अपचयन जो होता है वो उपचयन का जस्ट विपरीत होता है, माने क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। कैसा, इसमें क्या हो रहा था उपचयन में कि ऑक्सीजन जुड़ रही हो और हाइड्रोजन निकल रही हो, तो अपचयन में इसका अपोजिट क्या होता है कि ऑक्सीजन निकल रही हो और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही, जुड़ रही हो। आई बात बच्चों समझ में क्या है कि वह प्रक्रम जिसमें हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है अपचयन कहलाता है। आई बात बच्चों समझ में कि इसमें देखो इसके जस्ट विपरीत है। यदि आपने उपचयन की परिभाषा याद कर ली तो अपचयन की परिभाषा याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आपको आई बात समझ में। इसमें देखो हाइड्रोजन क्या हो रही है, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रही है, क्रिया करके आपस में जुड़ रही है, संयोग कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम पढ़ते हैं रेडॉक्स या उपापचयन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे का अपचयन होता है, इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसका क्या मतलब है, उसमें ये होता है कि एक तो जो अभिकारक है उसका क्या हो, उपचयन या अपचयन। मान लो एक का हो अपचयन और दूसरे का क्या हो, उपचयन हो। माने एक अभिकारक का क्या हो, उपचयन, और दूसरे अभिकारक का क्या हो, अपचयन। माने उपचयन वाली अभिक्रिया भी, उपचयन का काम भी होगा और अपचयन का, यानी उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रही हो, तो उसको क्या कहेंगे अपन, रेडॉक्स या उपापचयन अभिक्रिया। समझ में आया आपको कि इसका मतलब क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा हो, उपचयन भी अपचयन भी हो रहा हो या और उपचयन, माने दोनों उपचयन और अपचयन दोनों हो रही हो, तो उसका मतलब क्या है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही, रेडॉक्स या उपापचयन अभिक्रिया। देखो परिभाषा ही वही बोल रही है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे का अपचयन होता है, इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आई बात बच्चों समझ में। जैसे अपन ये समझते हैं, मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, इसमें क्या हुआ, यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, क्या हो गई, ऑक्सीजन निकल गई। और ऑक्सीजन कहाँ निकलती है आपको पता है, ऑक्सीजन का कहाँ निष्कासन होता है, अपचयन में। यानी यहाँ क्या हो रहा है, अपना अपचयन हो रहा है। और जबकि आप यहाँ देखें ये हाइड्रोजन है, क्या है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। यहाँ देखो हाइड्रोजन है अपनी अकेली है अभी, और यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जुड़ना कहाँ से, उपापचयन में होता है। तो इसका मतलब ही यहाँ क्या हो रहा है, उपचयन, सॉरी यहाँ उपचयन में होता है, तो ये क्या हो रहा है, उपचयन। यानी देखो दोबारा अपन समझते हैं, मान लीजिए, चलिए दोबारा समझते हैं कि मान लीजिए ये है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गई, यहाँ देखिए आप निकल गई। ऑक्सीजन का निकलना कहाँ होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन कहाँ होता है, अपचयन में। तो यहाँ क्या हो गई, कौन सी क्या क्रिया हो गई, अपचयन की अभिक्रिया हो गई। और यहाँ देखते आप हाइड्रोजन अकेला है बिल्कुल, और हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, और ऑक्सीजन जुड़ गई यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, संयोग हो गया। और ऑक्सीजन का संयोग कहाँ होता है, उपचयन में। तो यहाँ क्या हो गई, उपचयन अभिक्रिया। तो आप समझ में आई बात को कि उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो एक ही अभिक्रिया में, तो वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स या उपापचयन अभिक्रिया। आई बात बच्चों समझ में। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आ गया है संक्षारण। क्या चीज आ गई है, संक्षारण। तो क्या होता है, जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल
आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती हैं तब वे संक्षारित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ये है अपनी संक्षारण की परिभाषा। ये क्या कह रही है, या फिर कोई वस्तु पदार्थ क्या हो, लोहा हो या लोहा जैसी कोई वस्तु हो जो क्या करती है, अपने आसपास जो उसका वातावरण है उसमें अम्ल, किस चीज का, ये अम्ल का, आर्द्रता का, माने अम्ल की उपस्थिति या आर्द्रता, नमी की उपस्थिति में क्या करती हैं, संपर्क में आती। देखो ये वातावरण है अपना, उसमें यदि अम्ल उपस्थित हो या आर्द्रता उपस्थित हो यानी नमी उपस्थित हो तो वो क्या करती है, आपस में संपर्क में आती हैं और क्या हो जाती हैं, वो वस्तुएं संक्षारित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, संक्षारित हो जाती हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। आई बात बच्चों समझ में। चलिए और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए अपना कमरा है, उसमें क्या रखी है, एक अलमारी रखी है लोहे की, ठीक है। अब अलमारी रखी है और उसके अलमारी के चारों ओर माने वातावरण है ना, वायु फैली हुई है, ये अपना वातावरण है। मान लीजिए इसकी जो अपनी है ना अलमारी है, उसकी एक परत पे मान लीजिए कहीं अम्ल का संपर्क हुआ। किस चीज का संपर्क हुआ, अम्ल का। या फिर मान लीजिए कि यहाँ है ना जो अपना वातावरण है उसमें क्या हो, नमी हो यानी आर्द्रता हो। बरसात के समय मान लीजिए अधिक नमी होती है तो क्या हुआ, ये आर्द्रता है अपन का। तो इसमें क्या हुआ, ये जब आर्द्रता के संपर्क में आई लोहे की वस्तु यानी अलमारी, या फिर अम्ल के संपर्क में आती है तो ये क्या होती है, जो अपनी लोहे की अलमारी वो संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, जिसके कारण अपन कह सकते हैं कि उसमें क्या होगा, अपनी जो अलमारी है उसको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए संक्षारण की क्रिया आपको बात समझ में आई। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण क्या है, लोहे पर जंग लगना अर्थात उस पर लाल भूरी परत जमना। आपने देखा होगा जब है ना कोई भी लोहे की वस्तु है अगर उसमें लाल भूरी परत है यानी क्या अपन कहते हैं ना जंग लग गई, उसका मतलब यही है कि क्या हुआ, लोहे की जो परत है, लोहे की जो अलमारी है उसकी परत है वो क्या हो गई, संक्षारित हो गई यानी उसमें जंग लग गई। तो एक संक्षारण का उदाहरण क्या है, लोहे पर जंग लगना। दूसरा उदाहरण क्या है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। मान लीजिए आप बाजार से अच्छी चांदी की अंगूठी लेके आए, मान लीजिए चांदी की क्या लेके आए, अंगूठी लेके आए, लेकिन को आपने देखा पहले तो नई लेके आए तो वो उसमें क्या होती है, चमक होती है, चमकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपने देखा होगा कि वो काली काली सी हो जाती है, मतलब उसकी चमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है, चमक कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अपना इसका मतलब ये है कि इसमें क्या हुआ, ये भी चांदी क्या हो गई है, संक्षारित हो गई है। क्या हो गई है, संक्षारित हो गई है। इसके बाद क्या है, तांबे के ऊपर क्या होता है, हरी परत चढ़ना। सॉरी, इसमें क्या होता है, तांबे के ऊपर भी हरी कलर की ऐसे परत चढ़ जाती है। मान लीजिए अपना ये तांबा है, उसको पहले तो वो चमकता है, चमकदार दिखता है, लेकिन जिस प्रकार ये चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है उसी प्रकार चढ़ जाती है, उसी प्रकार तांबे पर भी हरी हरी सी कलर की परत क्या हो जाती है, जम जाती है। उसके कारण ये किसके कारण होता है, संक्षारण के कारण। किसके कारण, संक्षारण का। क्यों, क्योंकि ये जो तांबे की परत है ना, माने जो तांबा है वो क्या हो गया, संक्षारित हो गई। क्या हो गई, संक्षारित हो गई। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। इसका बेसिक ये है कि कोई भी जो वस्तु है, लोहे या लोहे जैसी वस्तु है, जब अम्ल और नमी की संपर्क में आती है, अम्ल के नमी की आर्द्रता के संपर्क में आती है, तो उससे क्या होता है कि वो वस्तु संक्षारित हो जाती है, उसका क्षरण होने लगता है, माने वो खराब होने लगती। यह क्रिया कौन सी है, संक्षारण। ये अपन ने उदाहरण पढ़ा कि पहला है लोहे पर जंग लगना, दूसरा है चांदी के ऊपर काली परत जमना, और तीसरा है तांबे पर कैसी परत जमना, हरी परत जमना या चढ़ना। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन विकृत गंधिता। क्या पढ़ते हैं, विकृत गंधिता। ये क्या चीज होती है, चलिए पढ़ते हैं। तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल लेते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। क्या होता है, जब कोई मान लीजिए अपने पास पैक आइटम है, उसको अपन ने खोल के रख दिया और कुछ समय तक रखा रहा ना, तो उसमें से गंध आने लगती है, यानी उसका स्वाद भी क्या होता है, स्वाद भी खराब हो जाता है और गंध भी आने लगती है। इससे क्या होता है कि वो पदार्थ अपन को लगता है कि ये क्या हो गया है, खराब हो गया है। इसी के कारण ये क्या होता है, यदि स्वाद खराब आने लगे और गंध क्या हो जाए, उसकी जो गंध है बदल जाए, अच्छी गंध की जगह क्या खराब गंध आने लगे, तो उसका मतलब क्या है, ये घटना क्या हो रही है, विकृत गंधिता। यानी इसका एक और बार परिभाषा अगर पढ़ें
तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ, मान तेल या वसायुक्त नमकीन हो गया या चिप्स वगैरह हो गए, तो वो क्या हो जाते, उपचयित होकर, क्या हो जाते, उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल देते। मान लीजिए वो चिप्स है, उसका स्वाद भी बदल गया और उसमें से अच्छी गंध नहीं आ रही, यानी दुर्गंध आने लगी, तो यह घटना क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। इसका मान लीजिए अपन उदाहरण देखें, तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाता है। यानी ये क्या हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता, माने खराब हो जाता है। इसका अप्रिय से मतलब है खराब हो जाता है। उसकी गंध भी आपने देखा हो, अगर बहुत दिनों से चिप्स या नमकीन रखा हो तो उसमें से स्मेल आने लगती, तो अपन कहते हैं कि नहीं अच्छा गंध नहीं आ रही, और हो सकता है कोई चख भी ले तो कह रहे बहुत बेकार स्वाद आ रहा है। इससे अपन कह सकते हैं कि उसमें क्या, किसकी क्रिया हो गई, किसकी घटना हो गई, विकृत गंधिता की। ये किसके कारण हुआ, विकृत गंधिता के कारण। और एक आपको जानकारी के लिए बता दें, जो अपने पैक आइटम होते हैं ना, आपने देखा होगा जो चिप्स होते हैं वो अपन को फूले फूले आते हैं, चिप्स थोड़ी सी रहती लेकिन पूरे में हवा भरी रहती, तो वो हवा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है बच्चों, अब अपन ने कक्षा 10 के अध्याय नंबर 1 के महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ा है। अब इसके बाद अपन इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर, अभ्यास के क्वेश्चन आंसर, और जो है ना अपने पाठ है, अध्याय है, उसके मध्य भी कई क्वेश्चन आंसर आए हैं, तो उनको अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ लें, और पुराने लेक्चर अगर थोड़ा सा आपको ध्यान में नहीं आ रहा हो या याद ना आ रहा हो तो उसको दोबारा देख लें, जिससे क्या हो कि अपना जो हर चैप्टर रहते हैं, हर अध्याय रहते हैं, वो मजबूत हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।